Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fit and fine and doing great with your studies. तो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं. हमारी डिस्कशन जो थी वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर थी. हम लोगों ने 3 स्टैंडर्ड डिस्कस कर लिए थे सर. सो मूविंग ऑन टू CAS4 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4. और ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 किस बारे में बात करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. सो सर इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैप्टिव कंजम्पशन क्या चीज है. ठीक, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब क्या है. Captive consumption means the consumption of goods manufactured by one division and consumed by another division of the same organization or related undertaking for manufacturing another product. जैसे कि मैंने कहा कि एक X लिमिटेड है, ठीक है, इसका मेन काम क्या है? टी शर्ट्स बनाना, राइट, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग. अब टी शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर. तो इसके अंदर ही एक डिवीजन ए है और डिवीजन वाई है, बी है, चलो ठीक है. डिवीजन ए जो है इसका काम क्या है? कपड़ा बनाना, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग. और ये जो डिवीजन क्लॉथ मैन्युफैक्चर करेगा, ये कौन यूज कर रहा है? डिवीजन बी यूज कर रही है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, राइट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं कैप्टिव कंजम्पशन. कैप्टिव कंजम्पशन. कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब है घर की चीज घर में ही इस्तेमाल कर लेना. ठीक है, एक्स लिमिटेड का घर है, उसी में डिवीजन ए है जो कपड़ा बना रही है और डिवीजन बी है जो उस कपड़े को यूज करके टी शर्ट बना रही है. अब CAS4 क्या कहता है? वो कहता है जी ये जो कपड़ा बन रहा है, इसकी क्या चाहिए? इसकी हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि इसको बनाने की कॉस्ट क्या पड़ी, इस कपड़े को बनाने की कॉस्ट क्या पड़ी. क्योंकि अगर इस कपड़े को बनाने की कॉस्ट हमें नहीं पता चलेगी तो हम ये टी शर्ट को बनाने की कॉस्ट कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले वो कहता है कि जो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए आइटम है, ये जो कपड़ा है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ. अब एक सिंपल सी बात सोचो कि प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या कुछ आ जाएगा सर? इसमें मटेरियल भी आ जाएगा, राइट, इसमें हमारे पास लेबर भी आ जाएगी, बिल्कुल सर, और इसमें ओवरहेड्स भी आएंगे. ओवरहेड कौन से? ओवरहेड्स दोज रिलेटेड टू प्रोडक्शन. ठीक है जी. अब हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं. बिल्कुल सर, कॉस्ट शीट हम लोगों ने सीख रखी है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करते हैं. तो वही चीज यहां पर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. बेसिकली क्या है, हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनानी है फाइनल प्रोडक्ट की नहीं. कौन से प्रोडक्ट की? जो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमने उसकी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, बस. अब कॉस्ट शीट में कौन कौन सी आइटम आनी चाहिए? जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी आएगी. ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन for captive consumption. लो सर, तो इसमें मेरे पास अब क्या कुछ आएगा सर? इसमें मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल मैंने कंज्यूम किया, प्लस इसमें और क्या आएगा सर? लेबर की कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आएगी, प्लस इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो भी आएंगे. ठीक है, इससे मेरे पास क्या बनती है? प्राइम कॉस्ट बनती है. उसके बाद क्या होता है सर? फैक्ट्री के ओवरहेड्स प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है जी, प्लस
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो इसका मतलब है कि जो एडमिन के जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अगर आप लोगों को गिवन है तो वो यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, राइट। प्लस और क्या आएगा सर, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। जैसे कि एक हमने अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो अगर डिपार्टमेंट बना रखा है वहां पर इंप्लॉइज भी होंगे, इंप्लॉइज को सैलरी भी देते होंगे हम लोग, राइट। तो वो सब चीजें कहां पर आएंगी, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग रेगुलरली रिसर्च भी करना है, उसके ऊपर डेवलपमेंट भी करनी है टू सस्टेन इन द मार्केट कंपटीशन। हमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स करते रहना पड़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में आ गई। इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे सर, इसमें से कुछ माइनस भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या करेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, ठीक है। या अगर इसके साथ कुछ भी और रिकवरीज हैं, या और रिकवरीज, तो वो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पे एक फिगर आ जाएगी हमारे पास, उसमें हमें और भी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। इसमें हमें एडजस्टमेंट, हम लोग क्या एडजस्ट करते हैं सर, एडजस्टमेंट फॉर WIP एंड फिनिश्ड गुड्स, तब जाकर हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो ये एक रफ मैंने फॉर्मेट बताया आप लोगों को कि क्या कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा। अब यहां पर सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किस तरह से निकलेगा, वो हम लोगों को पता है किस तरह से निकालते हैं। ओपनिंग कितना था प्लस परचेज कितना किया, ठीक है, प्लस अगर उसके ऊपर हम लोगों ने कोई टैक्सेस पे किए हैं, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसी तरह से निकालते हैं। अब टैक्सेस एंड ड्यूटीज में एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप लोगों को उसका ITC मिलता है उस टैक्स का, जैसे कि आपने GST पे किया लेकिन GST का आप क्या लोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लोगे, तो वो टैक्सेस यहां पर इंक्लूड नहीं होंगे, राइट। तो टैक्सेस में सिर्फ वही अवेलेबल होंगे जिनका नो ITC अवेलेबल है, नो ITC अवेलेबल, सिर्फ वही टैक्सेस हम लोग यहां पर इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द कैप्टिव, द गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, ठीक है। चलो सर, तो इसमें क्या रखा, अब इसमें क्या है, इस CAS में एक्साइज ड्यूटी की बात करता है सर। ये एक्साइज ड्यूटी GST आने के बाद खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये CAS अपडेट नहीं हुआ है, तो एक्साइज ड्यूटी वाला पॉइंट यहां पर हम लोग छोड़ सकते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली इग्नोर इट, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर से ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूज्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, ठीक। The cost statement prepared based on standard will be used for determination of assessable value of the goods. ये एक्साइज के पर्पज से था। Scope, the standard is to be followed for determining the cost of production to arrive at an assessable value for excisable goods के लिए assessable value सर, ठीक है, वो निकल गया सब, ठीक। Definitions, cost of production क्या है? Cost of production shall consist of material consumed, wages, salaries, direct expenses, works overhead जिसे हम लोग factory overheads भी बोलते हैं, quality control cost, research and development cost, packing cost इसमें एक ऐड हो जाएगी, administration overheads related to production, अब उसने क्या लिखा, related to production, राइट। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हम लोगों को यहां पर नहीं कंसीडर करने। To arrive at cost of production of goods dispatched for captive consumption, adjustment for stock of work in progress, finished goods, recoveries for the sale of scrap wastage shall be made. तो मैंने बता दिया आप लोगों को ये भी, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, अगर कोई स्क्रैप निकलती है तो उसमें से अगर रियलाइजेबल वैल्यू निकलेगी तो वो माइनस करेंगे हम लोग, क्लियर है। चलो सर आगे, कैप्टिव कंजम्पशन क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं कैप्टिव कंजम्पशन के बारे में सर, कि कैप्टिव कंजम्पशन क्या चीज है, ठीक। उसके बाद नॉर्मल कैपेसिटी CAS 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटी डिटर्मिनेशन में,
डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब उसके एक एक एलिमेंट को कहता है हम लोग एनालाइज करते हैं. मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या कुछ आएगा, मटेरियल कंज्यूम में इंडिजिनस मटेरियल, इंपोर्टेड मटेरियल, बॉट आउट आइटम्स, हर तरह की आइटम जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने में लगी है सब कुछ उस मटेरियल में आ जाएगा. द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड शैल कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, freight, inward, insurance and other expenditure directly attributable to procurement. तो कहता है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है वो सारा के सारा खर्चा हम यहां पर ले लेंगे. ठीक है जी. ट्रेड डिस्काउंट्स, रिबेट्स एंड अदर सिमिलर आइटम्स विल बी डिडक्टेड फॉर डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी डिस्काउंट मिलता है तो वो हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे उसमें से. बिल्कुल ठीक सर. सेंड वेट क्रेडिट, क्रेडिट फॉर काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेल्स टैक्स ऑफ, ये सारा कुछ क्या है. अगर आप लोगों को आईटीसी मिलेगा, दैट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट, शैल बी डिडक्टेड. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोगों को कंसिडर नहीं करना. चलो सर. डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज, डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज पता ही है सर, ऑल दोज वेजेस पेड विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन 1 यूनिट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट. ठीक है. कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ईएसआई, लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ चुके हैं, वहां पे लेबर कॉस्ट कैलकुलेट की थी हमने, वो सारा कुछ आ जाएगा. मेडिकल बेनिफिट, सब्सिडाइज्ड फूड, लीव विद पे, हॉलिडे पेमेंट, लीव इन कैशमेंट, सब कुछ यहां पर आ जाएगा. बोनस आ जाएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ जाएंगे, सब कुछ यहां पर आ जाएगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगेन आप लोगों को पता है सारे वो एक्सपेंसेस विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन द 1 यूनिट. रॉयल्टी आ गया, टेक्निकल असिस्टेंस, नो हाउ फीस आ गई कि हम लोग एक यूनिट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर उसको, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे वो सारे. ठीक है. उसके बाद सर वर्क्स ओवरहेड. वर्क्स ओवरहेड आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट. वर्क्स ओवरहेड को हम लोग और क्या बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड को हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं. ठीक है. कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, लीज रेंट ऑफ द प्रोडक्शन. देखो प्रोडक्शन से रिलेटेड, जहां पर प्रोडक्शन हो रही है उस फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड जितने भी ओवरहेड्स हैं, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है. इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन द 1 यूनिट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट. सो all those costs which are related, directly related to the production are known as factory overheads. Repair and maintenance of the plant and machinery, factory building, indirect employee cost connected with the production. तो ये सारी की सारी cost जो भी production से related है. Quality control cost is the expenses incurred relating to the quality control activities for adhering to the quality standard. Right? For maintaining the quality standards of the product, you have a separate department that keeps a check, regular check, whether the products being produced for captive consumption are according to the quality standards set. Right? So we must be having some employees in those departments. Paying the salary for those employees is a cost that will be included in the cost of the goods produced for captive consumption. Moving on, research and development cost. The research and development cost incurred for the development and the improvement of the process or the existing product shall be included. Absolutely correct. Administration overheads, very simple. Administration overheads related to the production of the goods is to be included in the cost of production. The general administration overheads are to be excluded. Right? Administration, they are to be analyzed in relation to production activities and other activities. If related to the production activities, include that in the cost of production. If the administration is not related to the production activities, then exclude it from the cost of production. Simple. Packing cost, any packing cost incurred on the captive consumption good is to be included. Definitely sir. If the product is transferred or dispatched duly packed for captive consumption, the cost of such packing shall be included, whether it is a primary cost or the secondary cost. Both the cost will be included, primary packing cost and the secondary packing cost. Right? Absorption of overheads, we all know what is absorption of overheads. Variable overheads, fixed overheads. Variable overhead absorption is done on the basis of the actual capacity utilization, because the variable overheads vary with the number of units being produced. The fixed production overheads are absorbed on the basis of the normal capacity. Right? Then valuation of stock of work in progress and the finished goods. Now this is again important. This is important.
right? Stock of work in progress shall be valued at the cost on the basis of the stages of completion as per the cost accounting principles, right? Now if we talk about the WIP, cost, we have studied in the process costing the valuation of WIP, right? There are majorly two elements that we take when we talk about the WIP. One we take material and the other one we take conversion cost, right? Now in the process costing we prepare one statement of equivalent production, right? In that statement we take degree of completion, that this cost is to be determined on the basis whether this material has been used 100% or not. How much percentage of conversion cost has been incurred? 50%. Say 1000 is the cost, so material 1000 and conversion cost on 500 units, this units 1000 units, right? So material cost will be incurred on 1000 units, whereas labor and overheads will be incurred on 500 units. That is what it want to say, that the stock of work in progress should be valued at cost on the basis of stages of completion, right? That what is the completion percentage, degree of completion as per the cost accounting principles. और कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों यूज किया गया? क्योंकि सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यहां पर जो हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग में भी बताई थी। क्या अगर आप लोगों को इस ये पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो दे रखी है तो ठीक है वो ले लेंगे, अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दे रखी तो एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वी एज्यूम दैट मटेरियल इज 100% यूज्ड कंप्लीट एंड कन्वर्जन कॉस्ट इज 50% कंप्लीट, राइट? So this is as per the general cost accounting norms. That is why the word here used is the cost as per the cost accounting principles. Similarly, the stock of the finished goods should be valued at the cost. Now, when we prepare the cost sheet, we calculate the value of the finished goods, closing stock of finished goods, opening stock of finished goods on the basis of cost of production. Right? So whatever cost we have incurred, on that basis we calculate the value of the closing stock. Opening and closing stock of work in progress shall be adjusted for the calculation of cost of goods produced, and similarly opening and closing stock of finished goods shall be adjusted. Treatment of joint product and byproduct. Now during the process you might have more than one product. A production process may result in more than one product being produced simultaneously. In case the joint products are produced, the joint costs are allocated between the products on a rational and consistent basis. Now, what do you mean by this rational and consistent basis? When we study joint costing, तो joint costing में हमारे पास अलग अलग methods हैं that how to distribute the joint cost between the joint products. मेथड्स हैं हमारे पास, सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल्स आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, तो वो सारे के सारे मेथड्स हैं ना हमारे पास, रिवर्स कॉस्ट मेथड। तो वो कहता है कि अगर आप लोगों के पास कोई जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट निकलता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, सो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द जॉइंट कॉस्ट ऑन द रैशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस. In case the byproducts are produced, the net realizable value of the byproduct is credited to the cost of production for the main product. कि उसको हम लोग बेच के कितना पैसा रियलाइज कर सकते हैं उसके हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट सर बहुत ही सिंपल है. क्या कि अगर कोई स्क्रैप और वेस्ट निकलता है और उसको बेच के उससे कोई वैल्यू आप रियलाइज करते हो तो वो उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो यू हैव टू सबट्रैक्ट इट, राइट? shall be credited to the cost of production. Credited का मतलब क्या है कि सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, ठीक है? Credited to cost of production means that your cost of production will reduce. That means you have to subtract the realizable value of the scrap or the waste from your cost of production.
राइट, मूविंग ऑन, ये इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें. मिसलेनियस इनकम relating to production shall be adjusted in the calculation of cost of production. For example, income from the sale of empty containers used for the dispatch of captively consumed. अगर कोई miscellaneous income होती है तो वो भी adjust कर देंगे हम लोग, ठीक है. if it is related to प्रोडक्शन, तो उसने वर्ड यहां पर जरूरी है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन. अगर वैसे कोई इनकम है, अगर कह दो कि रेंट की इनकम है सर, इंटरेस्ट की इनकम है, वो भी जोड़ दो, नहीं जोड़ सकते. राइट, इज रेंट की इनकम या इंटरेस्ट की इनकम डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन? नो सर, इट इज अ प्योरली फाइनेंशियल इनकम, और फाइनेंशियल इनकम्स को हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं लेते. इनपुट्स रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. In case any input material, whether of direct or indirect nature, including the packing material, is supplied free of cost by the user of the captive product. अब क्या हुआ सर, ये जो डिपार्टमेंट था डिवीजन बी, इसने पैकिंग मटेरियल जो था वो अपना भेज दिया डिवीजन ए को. वो कहता है पैकिंग मटेरियल मैं भेजूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं लूंगा, लेकिन पैकिंग तुम मेरे मटेरियल में करके देना, ठीक है. उस केस में क्या लेंगे, द लैंडेड कॉस्ट ऑफ सच मटेरियल शेल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कि वो जो पैकिंग मटेरियल था उसकी कॉस्ट डिवीजन बी को कितनी पड़ी थी, लैंडेड कॉस्ट कितनी थी, उस कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे, ठीक है. लैंडेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, लैंडेड कॉस्ट का मतलब होता है परचेज कॉस्ट प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस और जितने भी बाकी के खर्चे रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट. दैट इज कॉल्ड द लैंडेड कॉस्ट. की फैक्ट्री में पहुंचने तक की, लैंड करने तक की मटेरियल की कॉस्ट क्या है, उस कॉस्ट पे हम लोग उसको वैल्यू करेंगे. मोल्ड्स, टूल्स, डाइज एंड पैटर्न्स रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. द एमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ सच आइटम्स. एमोर्टाइजेशन कॉस्ट क्या सर, डेप्रिसिएशन, ठीक है. कितनी कॉस्ट पे उसको एमोर्टाइज करेंगे हम लोग, उस कॉस्ट को हम लोग इंक्लूड करेंगे इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस. क्या हम लोग कोई भी प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस लेंगे यहां पर? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं लेंगे. शेल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एबनॉर्मल एंड नॉन रेकरिंग कॉस्ट. सर एबनॉर्मल कॉस्ट कहां जाती है, एबनॉर्मल कॉस्ट कहां जाती है? डायरेक्टली कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो क्या यहां पर लेंगे? शेल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वेरी सिंपल. कॉस्ट शीट, उसके बाद तो वो कहता है सर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है एज पर अपेंडिक्स 1. उसने एक फॉर्मेट दे रखा है, क्या देख लो, सिंपल है, ठीक है. ऊपर सारा नाम आ गया, नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, एड्रेस आ गया सर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्क्रिप्शन, एक्साइज टैरिफ हेडिंग, जीएसटी नंबर, ये वो सब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. मटेरियल कंज्यूम्ड, direct wages and salaries, direct expenses, works overhead, quality control cost, research and development cost, administrative cost relating to production activity. तो यहां पे मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई. टोटल कॉस्ट में मैं एडजस्ट करूंगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. तो मेरे पास नेट कॉस्ट आ जाएगी लेस क्रेडिट फॉर रिकवरीज और स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट और मिसलेनियस इनकम प्लस पैकिंग कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी. एड इनपुट्स रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि पैकिंग मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया था. एमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, टूल्स जो एसेट्स हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, राइट. एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर गुड्स डिस्पैच्ड, जितने गुड्स डिस्पैच किए उसकी कॉस्ट क्या थी, यहां तक थी बनाने की, कितने गुड्स बनाए उसकी कॉस्ट. यहां पे क्या आया, जब हमने फिनिश्ड गुड्स को एडजस्ट किया तो हमारे पास आया कि जितने गुड्स डिस्पैच किए उसकी कॉस्ट, ठीक है. दोनों चीजों में फर्क है, समझ में आया. उसके बाद तो सील एंड सिग्नेचर है, वो सब स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, क्लियर है. नॉर्मल जिस तरह से हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं वही चीज है, राइट. कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस चीज में. जो हम लोग नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाते हैं वही चीज है. बस छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी है कैप्टिव कंजम्पशन के केस में, कि क्या कुछ उसमें इंक्लूड करेंगे और क्या कुछ उसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे. दीज आर द ओनली थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. सबसे पहला चीज तो लाइन जो उसकी हेडिंग है CAS 4 की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहली चीज ही माइंड में आ जाती है कि क्या कुछ उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं, राइट. उसके बाद फॉर कैप्टिव कंजम्पशन गुड्स, राइट. तो बेसिकली तो कॉस्ट ऑफ
इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होगा और क्या कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, वो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। वो समझ में आ जाएंगी अगर आप लोगों को कॉस्ट शीट का चैप्टर अच्छे से आता है। तो इसके साथ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है दैट इज कंप्लीट। So in the next lecture, we'll start with the cost accounting standard 5. If you have any queries, you can send me an email at ksjteaching@gmail.com. That's all for this lecture, friends. Thank you so much.